अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायज़ा इमदाद। व्यूवर्स, जो आज का पॉडकास्ट है ये बहुत ही अहम और नाजुक टॉपिक के ऊपर है। ख़वातीन के सेहत से जुड़े हुए मसाइल, उनके माँ बनने का सफ़र और जो उनको मेडिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सी सेक्शन के हवाले से ख़वातीन को डिसीजन लेने में बहुत इश्यूज़ होते हैं। IVF ट्रीटमेंट ये कब करवाना चाहिए, इसके क्या मसाइल होते हैं, और फिर वो ख़वातीन जो कंसीव नहीं कर पा रही होती उनके क्या मसाइल होते हैं, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट होता है। इस सब पर एक तफसीली गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर किरण उस्मान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो ख़वातीन कंसीव नहीं कर पाती उनके क्या इश्यूज़ होते हैं, ऐसे कौन से मसाइल हैं आजकल की ख़वातीन के जिसकी वजह से उनका इनफर्टिलिटी रेट भी मुतासर होता है, वो कंसीव भी नहीं कर पाते? ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज़ किया है। इसमें यह है कि सबसे पहले जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, वो इसको बैडली इम्पेक्ट करता है। जिसमें यह है कि हम लोगों का सीडेंट्री लाइफस्टाइल है आजकल। जस्ट खाया और बैठ के स्क्रीन के सामने, कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है। जिसमें यह है कि जंक फूड का बहुत ज़्यादा यूज़, इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी और चीनी से बनी हुई अशिया, पिज़्ज़ा, बर्गर, शावरमा। इसके अलावा जो एक नॉर्मल हम लोग का रूटीन स्लीप साइकिल जो है वो उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। क्योंकि आजकल देखा ये गया है कि रात में जो सोने का टाइम अल्लाह ताला ने बनाया है उसमें हम जाग रहे हैं और मॉर्निंग टाइम में सो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम इनफर्टिलिटी कॉज कर रही हैं, मेल और फीमेल दोनों में। अब जो ख़वातीन कंसीव नहीं कर पाती डॉक्टर साहिबा, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट होते हैं? जैसा कि आपने बताया कि लाइफस्टाइल तो है एक, उसको तो ठीक करना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है कपल की ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद हो। तो अब अगर इस तरह के मसाइल आ रहे हैं तो फिर उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? ओके, अगर कोई कपल फिज़िकली बिज़ाहिर देखने में कोई इशू नहीं है उनको, लाइक वो उनका वेट नॉर्मल है, इसके अलावा और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दे कैन वेट फॉर 1 ईयर। एटलीस्ट गिव 1 ईयर टू योर सेल्फ। उसके बाद भी अगर नहीं कंसीव हो रहा तो आप किसी प्रॉपर इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाएं, गेट योर सेल्फ टेस्टेड। एटलीस्ट वजह तो जानने की कोशिश करें कि रीज़न क्या है। देन जो आप के मेल और फीमेल दोनों के टेस्ट करवाए जाते हैं, देन जो प्रॉब्लम होती है उसको ट्रीट किया जाता है, और मैक्सिमम जो लोग हैं विदिन 2 ईयर्स कंसीव कर जाते हैं। ठीक, ट्रीटमेंट्स आप ज़रा थोड़ा एलेबोरेट करके बता दें कि किस इशू के लिए कैसा ट्रीटमेंट जो है वो होता है? ओके, इसमें हम लोग जो इनफर्टिलिटी है उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, मेल कॉजेज़, फीमेल कॉजेज़ एंड अनएक्सप्लेन्ड वन। जो मेल कॉजेज़ हैं उसमें लाइक जस्ट हम एक सिंपल सा टेस्ट करवाते हैं। जो फीमेल की कॉजेज़ हैं उसमें हम लोग हार्मोन्स के टेस्ट करवाते हैं और एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में हम देख लेते हैं कि यूट्रस का प्रॉब्लम है या ट्यूब्स का इशू है या अंडेदानियों का इशू है। अच्छा। जो इशू हो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। और एक कॉज होती है अनएक्सप्लेन्ड, मतलब आपका मेल एच पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल एच पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, तो हम उसको अनएक्सप्लेन्ड सबफर्टिलिटी कहते हैं। इसमें यह है कि हम लोग सिंपल मेडिकेशन से स्टार्ट करते हैं, उससे इफेक्ट ना आए तो हम लोग इंजेक्शन ऐड कर देते हैं। दीज आर द बेसिक ट्रीटमेंट्स फॉर इनफर्टिलिटी। बट देयर आर सम एडवांस ट्रीटमेंट्स लाइक IUI और IVF। और अब हम लोग ये भी करते हैं, और इससे काफ़ी जो बे औलाद जोड़े हैं वो औलाद जैसी नेमत से मुस्तफ़ीद हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, फीमेल इनफर्टिलिटी की जैसे बात हुई तो PCOS जो है वो सबसे बड़ा इसमें इशू आता है। जिन ख़वातीन को ये मसाइल होते हैं उनको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? मतलब उस PCOS को अलग ट्रीट किया जाता है, कंसीव करने के लिए अलग ट्रीट किया जाता है, ऐसा कुछ होता है? जो PCOS के पेशेंट्स हैं वो जब भी हमारे पास आते हैं, बेशक वो IVF के लिए भी आएँ। अच्छा। कि हमें IVF कराना है, लेकिन हम पहले कहते हैं कि जो आपके सिम्टम्स हैं ना उनको उनकी रेजोल्यूशन होनी चाहिए। क्योंकि अगर PCOS का पेशेंट है और उसको कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और हम उसको नहीं सेटल कर रहे हैं और डायरेक्ट IVF पे जंप कर रहे हैं तो वो IVF का सक्सेस रेट कम करेगा। इसलिए हम लोग IVF से भी पहले पेशेंट की हेल्थ को, उसके प्रॉब्लम्स को, सबको मैनेज करते हैं कि वो एटलीस्ट उस ऑप्टिमाइज हो, उसका वेट जो है ऑप्टिमम होना चाहिए, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सेटल होना चाहिए। ये बात जाके लाइफस्टाइल के साथ जो है वो जुड़ जाती है कि अपना लाइफस्टाइल आप बेहतर करेंगे तो फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जा सकेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, IVF के बारे में बताएं कि ये जो ट्रीटमेंट है ये कब लेना चाहिए जब आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं? मतलब ये क्या ये कोई लास्ट स्टेप है
या कंसीव करने में अगर कोई बहुत मसला हो रहा है तो फिर इस ऑप्शन पे जाना चाहिए? कब रेकमेंड करते हैं तो? IVF जो है ना, ये एक मसनूई तरीक़ाकार है फॉर द रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, जहाँ पे हमारे पास इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं। IVF एक्चुअली है क्या? इसमें हम लोग एग्स बनाते हैं और उन एग्स को औरत की बॉडी से निकाल कर उसको एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में या पेट्री डिश में हम लोग स्पम्स के साथ मिक्स करते हैं और देन हम एक 5 डेज़ की अर्ली प्रेगनेंसी को दोबारा यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। दिस इज़ बेसिकली IVF। ठीक है। अब ये हमें किन केसेस में करवाना चाहिए? वो कपल्स जिसमें मेल प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें, और कुछ फीमेल के प्रॉब्लम्स जिसमें आपकी ट्यूब्स टोटली ब्लॉक्ड होती हैं, या आपको स्वेयर एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस भी एक बहुत बुरी बीमारी है जो लेडीज़ को अफेक्ट करती है। PCOS का तो खातिन को कुछ हद तक पता है, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस के बारे में नहीं पता। हाँ जी, एंडोमेट्रियोसिस का इंसिडेंस भी सेम है जितना PCOS का है। PCOS और एंडोमेट्रियोसिस का 1 in 10 का इंसिडेंस है। मतलब अगर हम 10 पेशेंट्स को देखते हैं ना, तो उनमें से 1 में PCOS या एंडोमेट्रियोसिस का इशू ज़रूर होता है। अगर किसी को स्वेयर एंडोमेट्रियोसिस है तो उसमें भी IVF रिकमेंडेड होता है। अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस में होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, ये भी बताती चलिए। ओके, जो एंडोमेट्रियोसिस है, एक्चुअली एंडोमेट्रियोसिस का जो टर्म है ये एंडोमेट्रियम से डिराइव्ड है। एंडोमेट्रियम यूट्रस की सबसे अंदरूनी तह को कहते हैं, जो कि मंथली शेड करती है और पीरियड्स होते हैं। यही एंडोमेट्रियम अगर बॉडी में कहीं और भी डेवलप होने लग जाए तो वो भी मंथली ब्लीड करती है। वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है जो कि चॉकलेट कलर का हो जाता है, जिसको फिर हम चॉकलेट सिस्ट वगैरह कहते हैं। इसमें मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो आपके पास प्रेजेंट करते हैं पेनफुल पीरियड्स और पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के साथ। तो इस तरह हम ये एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोस करते हैं। देन इसकी कैटेगरीज हैं कि कितनी सिवियरिटी है, टाइप 1, 2, 3 एंड 4। जो 1, 2 है उसमें तो थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है, वो एक्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को बैडली अफेक्ट करती हैं। बट टाइप 3 एंड 4 में तो पूरी एनाटमी डिस्टॉर्ट हुई होती है। उसमें तो आप 10 साल भी कोशिश कर लेंगी तो आप कंसीव नहीं कर सकती। IVF के ऑप्शन इसमें भी है। एग्जैक्टली। ठीक, ये एंडोमेट्रियोसिस के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ही IVF है। क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस लाइक ना पीपल के पौधे की तरह है। हम एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी करके उसको रिमूव करते हैं, वो विद इन 6 months to 1 year अगेन हो जाती है। तो हमारे पास बहुत नैरो विंडो होती है 6 months की, जिसमें हम पेशेंट को नेचुरली ट्राई करने का या IVF का कहते हैं। योर डॉक्टर विल हेल्प यू इन चूजिंग दिस डिसीजन कि आपने नेचुरल ट्राई करना है या आप IVF की तरफ जाएंगे। ठीक है, IVF की तरफ हम चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान में जो है वो IVF का ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से किया जा रहा है, इसका सक्सेस रेट क्या है? लकीली पाकिस्तान में ये ट्रीटमेंट काफ़ी देर से हो रहा है। आई थिंक 1983 से ये तरीक़ाकार पाकिस्तान में है। एंड इट इज़ अ वेल एस्टेब्लिश्ड मोडेलिटी नाउ। ये पाकिस्तान में बहुत से अच्छे IVF सेंटर्स हैं जो काम कर रहे हैं। 93 से आप कह रही हैं कि इस्टेब्लिश्ड है और मतलब ट्रीटमेंट हो रहा है। अभी तक कोई रिपोर्ट्स बताती हैं सक्सेस रेट कितना है, कितने लोगों को जो है वो IVF ट्रीटमेंट से जो है वो औलाद की नेमत से वो मुस्तफ़ीद हुए हैं, और ये भी बताएं कि इस सारे पे ख़र्चा कितना आता है, कितनी कॉस्ट जो है वो लगती है? ओके, सबसे पहले आई थिंक कॉस्ट को ही डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अफोर्डेबिलिटी का इशू काफ़ी ज़्यादा होता है। जब ये तरीक़ाकार आया था तो ऑन एवरेज इसकी कॉस्ट 3 to 4 लाख थी। बट एक्चुअली इसकी कॉस्ट इन डॉलर्स होती है, तो जैसे जैसे डॉलर की कीमत बढ़ती है ना, इसकी कॉस्ट भी बढ़ती चली जाती है। आजकल अच्छे रिप्यूटेबल सेंटर्स में इसकी कॉस्ट 8 to 10 लाख के राउंड अबाउट है। ये वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है। एग्जैक्टली। एंड अच्छे रिप्यूटेड सेंटर्स का मतलब ये है जो डिस्पोजेबल आइटम्स यूज़ करते हैं, रीयूज़ नहीं करते, इम्पोर्टेड मीडियाज यूज़ करते हैं। सो इसकी कॉस्ट 8 to 10 लाख है। और सक्सेस रेट? इसका सक्सेस रेट जो है ना वो पेशेंट की एज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है रिगार्डलेस ऑफ एज, हम लोग उसे 33 to 40% का सक्सेस रेट कहते हैं। मींस 1 in 3 है। अगर हम 3 कपल्स में करते हैं तो उसमें 1 में ज़रूर सक्सेसफुल होता है। लेकिन जैसे जैसे पेशेंट की उम्र, फीमेल की एज बढ़ती जाती है, इसका सक्सेस उसके अकॉर्डिंगली रिलेटिवली कम होता चला जाता है। ठीक, ये तो नेचुरल में भी ऐसा होता है। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहिबा, जो प्रेग्नेंट खातन होती हैं उनके क्या मसाइल होते हैं, और अगर खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं तो फिर उसको कैसे जो है वो देखा जाता है, क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं? एक हेल्दी नेचुरल प्रेगनेंसी जो है वो कैसी होती है?
ओके जो हेल्दी नेचुरल प्रेगनेंसी है वो लाइक हम लोग इसको 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर मीन्स नेक्स्ट 3 months एंड थर्ड ट्राइमेस्टर मीन्स योर 7, 8 and 9 months. ओके. सो डिफरेंट तीनों ट्राइमेस्टर के डिफरेंट इश्यूज़ हैं और उनके डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं. Okay. जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो मोस्टली आते हैं कि जी नॉसिया बहुत हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, चक्कर बहुत आ रहे हैं, बीपी लो रह रहा है और एपिटाइट बहुत डिस्टर्ब्ड होती है. ठीक है. तो पहले तो पेशेंट को ये समझाया जाता है कि दिस इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजी, प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स अ ब्लेसिंग. सो आप उसको रूटीन लाइफ की तरह लेकर चलो, कुछ मना नहीं है अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मीन्स आपको नोजिया वॉमिटिंग बहुत हो रही है, आपका वेट लॉस हो रहा है, आप कुछ नहीं खा पा रहे, तो ऑब्वियसली फिर उसमें हम लोग इस चीज़ों को मैनेज करते हैं. इसी तरह सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है 4, 5 and 6 months में, उसमें बेबी की ग्रोथ के इश्यूज़, डायबिटीज़, बीपी, बच्चे के गिर जो पानी होता है उसकी कम होना, ज़्यादा होना, ये इश्यूज़ बहुत कॉमन होते हैं. अगर हम 7, 8 and 9 months को देखें तो इसमें कुछ केसेस में वक्त से पहले डिलीवरी होने का चांस होता है. ठीक है. और फिर लेबर के प्रॉब्लम्स एंड सी सेक्शन, ये सारे इसमें देखे जाते हैं. अच्छा, अब ये भी एक मसला देखने को मिलता है कि सी सेक्शन जो है उसका फ़ैसला लेने पे बड़ी जो है वो लोग परेशान होते हैं और डॉक्टर्स मोस्टली जो है वो रेकमेंड करते हैं कि सी सेक्शन ही होना चाहिए. जो नॉर्मल डिलीवरी है उसकी ऑप्शन जो है वो नहीं ली जाती. ऐसा क्यों हो रहा है? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो रहा है. गायनाकोलॉजिस्ट, हर डॉक्टर यही कहता है, लेकिन हम जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं ना, ये जब केसेस होते हैं तो लोगों से पूछते हैं तो फिर वो कहते हैं डॉक्टर ने रेकमेंड किया. ओके. 80% ना नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, ये एक फैक्ट है. होती है ये नहीं होती वो एक्सेप्टेड डिबेट है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी प्रेफरेबल है हमेशा. देखिए, सी सेक्शन अगर पूरी दुनिया में है तो किसी रीज़न से ही है. और अगर सी सेक्शन करते हैं तो या तो माँ या बच्चे दोनों में से किसी एक की सेहत के लिए या उनकी ज़िंदगी के लिए करते हैं. जो कोई पेशेंट्स आकर कहते हैं आपने तो 7, 8, 9 month में कहा था नॉर्मल है और अब लेबर पेन्स आ रही हैं तो आप कह रहे हैं सी सेक्शन है. देखिए, हमने उससे पहले बेबी को लेबर पेन्स का ट्रायल देकर देखा तो नहीं था कि वो अगर उसको लेबर पेन्स आएंगी तो वो उसको टॉलरेट कर पाएगा या नहीं. लेबर पेन्स जब आती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, तब डिपेंड करता है कि बच्चा उसको टॉलरेट कर पाता है या नहीं. समटाइम्स नहीं टॉलरेट कर पाता और बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है. ऑब्वियसली तब बच्चे को बचाने के लिए हम लोग सी सेक्शन का डिसीजन लेते हैं. ठीक. तो ये कुछ केसेस हैं जिसमें, और वैसे भी अब बहुत एडवांसमेंट्स हैं, तो बेबी की हार्ट बीट को भी इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर किया जाता है और मॉनिटर आपके सामने होता है. तो ऑब्वियसली अगर हार्ट बीट खराब होगी तो आप खुद भी देख रहे हैं. हाँ जी. और आई थिंक पेशेंट्स जो खातीन पढ़ी लिखी नहीं होती या हाउसवाइफ्स ऐसी होती हैं तो वो जो है वो पलंदा डॉक्टर्स पे डाल देते हैं कि उन्होंने इस तरह से रेकमेंड किया. तो ये कुछ हमारे कॉमन मसाइल हैं, इनको देखना पड़ेगा. और आई थिंक अब जो पेशेंट है ना, उनमें भी टॉलरेंस लेवल नहीं रहा. वो किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन किसी चीज़ के लिए वो रेडी नहीं होते, इसलिए डॉक्टर्स भी फिर अपनी सेफ्टी के लिए सेफ डिसीजंस लेते हैं. अच्छा, बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में बड़ा कहा जाता है कि ख़ातीन के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है. तो किस एज में जो है वो ख़ातीन का जो फर्टिलिटी रेट है वो बेस्ट होता है और वो कंसीव कर सकती हैं? ओके. जो प्राइम एज है ना फर्टिलिटी की, दैट इज़ 25 to 30. Okay. Up to 35 is also okay, but 35 years के बाद ना ये ग्राफ बहुत शार्पली डिक्लाइन करता है और आई थिंक आफ्टर 40 years तो ना होने के बराबर हो जाता है. तो प्राइम एज जो है. अच्छा, हम प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस की जो बात कर रहे हैं, एपिड्यूरल इंजेक्शन जो होता है उसके बाद ख़ातीन अमूमन ये शिकायत करती हैं कि उनको कमर में पेन रहता है और फिर वो जाता भी नहीं है. क्या ये वाकई ऐसा होता है? ऐसा कोई एपिड्यूरल या स्पाइनल एनेस्थीसिया का बैकएक से कोई लिंक नहीं है. ठीक है. सबसे पहले तो एपिड्यूरल डिलीवरी पेनलेस डिलीवरी को कहते हैं. वो बच्चियां जो कि नॉर्मल डिलीवरी से बहुत ज़्यादा अफ्रेड होती हैं, हम लोग उनको एपिड्यूरल का मशवरा देते हैं कि वो ये लगवाएं और वो इजीली विदाउट एनी पेन डिलीवर हो जाएंगी. अच्छा. इसके साथ लगाने पर भी डिपेंड करता है कि आप किसी अच्छे सेंटर्स में जाएं, अच्छे एनेस्थेटिस्ट से लगवाएं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करता और इसका बैकएक से कोई लिंक नहीं है. बैकएक हमारी पोस्टरल चेंजेस से, कैल्शियम एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी से होता है. ऐसा इसका स्पाइनल में और एपिड्यूरल में कोई लिंक नहीं होता. तो मतलब डिलीवरी होने के बाद जो डेफिशिएंसीज होती हैं तो उसकी वजह से ऐसा होता है? एग्जैक्टली. ऑब्वियसली जो न्यू मदर होती है वो झुककर
डायपर चेंज कर रही है, बच्चे को उठा रही है, तो ये चीज़ें भी तो आपको बैक एक का इशू करती हैं। लेकिन हम लोग उसको लाइक स्पाइनल या एपिड्यूरल पे डाल देते हैं कि जी कमर में टीका लगा था तो ये प्रॉब्लम्स हो गई हैं। ऐसा कोई नहीं है, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई पेशेंट आपके पास इस कंप्लेंट से आया हो कि जी बैक एक हो रहा है ड्यू टू स्पाइनल और एपिड्यूरल। कज़न मैरिज के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं? और फिर जो मतलब ऐसा कपल जो है वो जब उनके यहाँ औलाद होती है तो फिर आगे क्या औलाद में भी कोई इस तरह की बीमारियाँ, कोई जेनेटिकल इश्यूज होते हैं? आई थिंक पाकिस्तान सबसे नंबर 1 पे है इन कज़न मैरिज, ठीक है। अप टू 2 जनरेशन्स कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर 3 कॉन्टीन्यूस जनरेशन्स में कज़न मैरिज हो रही हैं तो देन उसमें एबनॉर्मल बेबीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस अल्लाह ताला ने भी तो कहा है कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए चीज़ों में, तो आई थिंक कज़न मैरिज को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अब जैसे कज़न्स हैं और दोनों में थैलेसीमिया का इशू है, तो अब कुछ लकीली ऐसे ब्लड टेस्ट अवेलेबल हैं जो आप फर्स्ट 3 मंथ्स में करवा के डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अल्ट्रासाउंड गाइडेड सेंटर्स भी हैं कि अगर कोई डाउन सिंड्रोम जैसे है या थैलेसीमिया है आपको डिटेक्ट हो जाता है और आप या एबनॉर्मल बेबी है और उसको कैरी नहीं करना चाहते तो आप अबॉर्ट करवा सकते हैं। सो अब लकीली ये हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल हैं। ऑल राइट। ओबीस लोगों के भी तो बड़े मसाइल होते हैं, उनके फर्टिलिटी रेट भी मुतासर होते हैं। फिर अगर ऐसी ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? ऑब्वियसली ओबेसिटी के साथ जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, सबसे पहले तो ये कि ओबेसिटी हर एज में इसके डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर ये अनमैरिड बच्चियों में भी है तो वो मोस्टली PCOS के साथ आती हैं हमारे पास। उनके हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ होता है, फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी होती है, फेशियल हेयर बहुत हुए होते हैं, और इन्हीं बच्चियों की जब शादी होती है तो कंसीविंग प्रॉब्लम्स होते हैं। सो इसमें फिर अगेन वही बात कि लाइफस्टाइल चेंजेस, आप अपनी डाइट अच्छी करें, आप डेली वॉक करें। वो कहते हैं ना केयर इज़ बेटर देन क्योर, तो किसी भी ट्रीटमेंट की तरफ जाने से पहले है कि आप खुद के साथ अच्छा ट्रीटमेंट कर लें। एग्जैक्टली अपने अंदरूनी सेहत के लिए भी, अपनी बैरूनी सेहत के लिए, अपनी ज़हनी सेहत के लिए भी और अपनी बायोलॉजिकल सेहत के लिए। आजकल बहुत सी मेडिसिन ओवर द काउंटर अवेलेबल होती हैं। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, और ये ना करें, मैंने ये बहुत अपने प्रैक्टिस में देखा है, मेरी कज़न को डॉक्टर ने ये मेडिसिन दी थी इसलिए मैंने भी ये खा ली। आपका प्रॉब्लम दूसरे लोगों से डिफरेंट है, बिल्कुल। सो आप प्रॉपरली डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर मैनेजमेंट लें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। और ओबेसिटी के साथ ये है कि हम लोग हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी में। इसके अलावा मेल हार्मोन्स की एक्सेस हो जाती है जिसकी वजह से एक्ने होती है या फेशियल हेयर होते हैं। तो इसमें हम लोग वेट रिडक्शन का कहते हैं, लेकिन इसमें वेट रिड्यूस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। कुछ पेशेंट्स आके कहते हैं कि हम इतना खाते नहीं है, स्टिल वेट गेन हो रहा है। तो इसके लिए बहुत सी मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। जो पहले इतना खा लिया अब उसी का तो असर निकल रहा होगा। नहीं, बट कुछ नेचुरल इश्यूज भी होते हैं। PCOS थिन लीन पेशेंट्स में 25% इसका इंसिडेंस है। कि 25% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत स्लिम होते हैं लेकिन उनमें PCOS का इशू होता है और उनको ट्रीट करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। हेल्दी जो पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर के पास जाएं, वो उनको मेडिसिन देते हैं, उससे ना इफ़ेक्ट हो। तो जो बहुत मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट्स हैं उनके लिए तो बैरिएट्रिक सर्जरीज भी अवेलेबल हैं। और हम लोग साउथ एशियंस जो हैं, अब हमारा जो BMI है उसकी डेफिनेशन अगेन रीडिफाइन की गई है। अबव 23 BMI अब ओवरवेट की कैटेगरी में चला गया एंड अबव 28 ओबीस की कैटेगरी में चला गया। ये बहुत अलार्मिंग बात है। एग्जैक्टली। वेल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर किरण, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये था आज का समा पॉडकास्ट। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।